बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बचे हुए टॉपिक्स थे उनको आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। ओके, समझते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे हमें दो तरीके के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। एक तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब रिलेटिव के अंदर हमारा डीएल सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिखाई देगा और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में है तो वहां पे क्या है, डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर या डीएल सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा हमारा आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। तो अगर हम बात करें डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है उसको अब इस वीडियो के अंदर देखेंगे। The DL system of nomenclature is designate the configuration of chiral molecules, particularly amino acids and sugar। देखिए, जो DL system of nomenclature है उसके अंदर बेसिकली हम जो भी हमारे chiral molecules होते हैं, ठीक है, जो particularly carbohydrates, sugar या amino acids होते हैं उनका configuration करते हैं। In this configuration, glyceraldehyde is used as reference compound। यहाँ पे जो glyceraldehyde है उसको as a reference compound क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था तो वो कहाँ पे glyceraldehyde कंपाउंड के अंदर ही हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने एज अ जो कंपाउंड लिया था इसको चेक करने के लिए डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो वो ग्लिसरल्डिहाइड को लिया था। उसी के रेफरेंस में हम सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। The DL system is an important convention in organic chemistry, especially for naming sugars and amino acids, but now it is replaced by RS system। देखिए, जो डीएल सिस्टम है एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था और ये पुराना भी है हमारा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजफुल तो था ही पहले, लेकिन जब से हमारा आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आया तब से इसको थोड़ा रिप्लेस कर दिया गया हमारे इस वाले नोमेनक्लेचर से। मींस डीएल का यूज कम कर दिया गया। क्यों? इसका एक ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ सुगर और अमीनो एसिड जैसे ही कंपाउंड्स को ये क्या करता था, नेमिंग कर सकता था, उसी का नोमेनक्लेचर कर सकता था। तो इसका एक ये लिमिटेशन हो गया था। ठीक है ना, तो इसलिए इसको अब किससे रिप्लेस कर दिया गया है, आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये देखिए, जो हमने रेफरेंस कंपाउंड लिया था ग्लिसरल्डिहाइड, उसी का एग्जांपल देखिए। एक तो हमारा ये लिखा हुआ है डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, एल माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, किसको हम डी प्लस बोलते हैं, किसको हम एल माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करने के लिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब वो डीएल सिस्टम के रूल्स कौन कौन से हैं उसके बेसिस में आपको नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे सिखाते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल क्या है, ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करें तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं 3D मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए जैसे ये हमारा क्या है, CH4 मीथेन है। ठीक है, अब क्या है, इसको हम नॉर्मली कैसे ड्रॉ करते हैं या फिर इसको हम 2D स्ट्रक्चर में इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है समझने के लिए। ठीक है ना, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर हम मान लीजिए एक प्लेन में खड़े होकर के देखें या प्लेन में हमें ड्रॉ करना होगा तो वो किस बेसिस पे करते हैं, इस तरह से होगा कुछ, है ना। यहाँ पर हमें इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम कोई भी चीज है देखेंगे, ठीक है, तो एक प्लेन के अंदर अगर हम इसका ड्रॉ करें तो ये तो ऊपर के एक पार्ट इधर गया, एक इधर गया, एक नीचे की तरफ जाएगा और एक ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पार्ट ऊपर की तरफ है, कौन सा नीचे की तरफ? तो उसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ये बनाए। ठीक है ना, अब इसको क्या बोलते हैं, जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं हम बोलते हैं वेज। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको? इसको हम वेज बोलते हैं, इसको हम डैश बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, जो भी हमारा प्लेन ऑब्जर्वर, मान लीजिए एक हम प्लेन पे खड़े हैं और अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो मान लीजिए जो हमारी तरफ आ रहा होगा, तो जो वेज वाला है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर या फिर प्लेन के, जैसे हम प्लेन में बना रहे हैं, ये प्लेन पेपर में बना रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, प्लेन ऑफ पेपर के अबव में रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये वाला क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। मीन्स ये वाला जो है डैश वाला वो नीचे की तरफ जाएगा और वेज वाला हमारा ऊपर की तरफ आएगा। अगर इसकी बात करें तो डैश वाला हमारा कहां पर आएगा, को या तो हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ये चीज हो सकता है, या हम इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, बिलो लिख देते हैं, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ये क्या है,
ये हमारा टूवर्ड ऑब्जर्वर आ रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरफ, जहां से मीन्स हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास की तरफ आ रहा है, मीन्स ये ऊपर है हमारे, ठीक है, या फिर प्लेन ऑफ पेपर के एबव है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये एक 3D मॉलिक्यूल हो गया। अब फिशर प्रोजेक्शन का काम क्या होता है, जैसे हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं ना, तो यही होता है फिशर प्रोजेक्शन। इसी को हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन क्या है कि इजी वे टू ड्रॉ 3D मॉलिक्यूल्स। 3D मॉलिक्यूल्स को जब हम 2D मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये हमारा क्या है, 3D मॉलिक्यूल है, और इसको हमने इन लाइंस को इमेजिन करके इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और हमने एक ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बना लेते हैं, मीन्स इसी को हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो हमें जितने भी इस डीएल सिस्टम में रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे, अगर वो 3D वे में हमारे अरेंज हैं या 3D वे में बने हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम उनको इस तरह से कुछ बनाएंगे। मीन्स फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के तौर पे हम उनको पहले तो एक सिंपल सा 2D स्ट्रक्चर देंगे, इसके बाद उसकी नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए ना फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो जो भी मॉलिक्यूल हमें गिवन मॉलिक्यूल दिया है, पहले तो उसका हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अरेंज द मॉलिक्यूल सो दैट द हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप इज ऑन टॉप। अब मॉलिक्यूल्स को कुछ इस वे में अरेंज करेंगे कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो टॉप में अरेंज हो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नाउ ऑब्जर्व द लास्ट कायरल एसिमेट्रिक कार्बन एंड चेक द पोजीशन ऑफ OH NH2 ग्रुप। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ दो चीजों को चेक करेंगे, एक तो OH ग्रुप को, एक NH2 ग्रुप को, ठीक है। अगर NH2 प्रेजेंट है तो उसको देखेंगे और OH प्रेजेंट है तो उसको देखेंगे। उसके पोजीशन के बेसिस में हम D और माइनस प्लस का साइन दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट कायरल मींस कायरल के जो हमने कायरल कार्बन बनाया, तो लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखेंगे, उसके बेसिस में हम चेक करेंगे। इफ OH NH2 ग्रुप इज ऑन राइट साइड देन द मॉलिक्यूल्स इज इन D कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा OH या NH2 ग्रुप है, अगर वो राइट साइड की पोजीशन में लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे हमारा अटैच्ड है, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, D कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। लेकिन अगर OH या NH2 ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड में अटैच्ड है, देन दैट मॉलिक्यूल इज इन L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये समझ में आया कि D और L कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए जो लास्ट, इन्होंने क्या बोला था कि पहले तो एक हमें रूल्स के मुताबिक अगर हम चलें, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है और वो क्या है 3D मॉलिक्यूल बना हुआ है, 3D वे में अरेंज है, तो उसको सबसे पहले तो हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के रूप में उसको क्या करेंगे, 2D मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। हमने वो कर दिया। इसके बाद जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है उसको हम टॉप में रखेंगे, तो वो हमने टॉप में रख दिया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा थर्ड चीज के लास्ट कायरल कार्बन को देखेंगे, तो हमारा लास्ट कायरल कार्बन क्या है, ये वाला कायरल कार्बन है, ठीक है। इसके बाद वहां पे या तो OH या NH2 ग्रुप को देखना है। अब यहाँ पे क्या है, NH2 तो नहीं है लेकिन OH ग्रुप दिख रहा है। लेकिन अब फोर्थ फॉर्मूले के हिसाब से OH या NH2 ग्रुप जो भी देखने को मिले वो राइट साइड में है, तो क्या होगा, D कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये राइट साइड में है या फिर लेफ्ट में है, आपको चेक करना है। तो ये हमारा राइट हैंड है ना, तो ये हमारे राइट साइड में है OH, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा, ये D कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है ना। इसका क्या होगा, ये D कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यही जो मॉलिक्यूल है ये लेफ्ट साइड में, मींस OH को अगर हम देखें, लास्ट कायरल कार्बन में OH को देखें, तो ये लेफ्ट साइड पे मॉलिक्यूल अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, L कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे D और L आप नेमिंग करेंगे। अगर OH या NH2 ग्रुप जो अटैच्ड है लास्ट कायरल कार्बन से वो राइट साइड में है, तो क्या होगा, D कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर OH NH2 ग्रुप हमारे लेफ्ट साइड में अटैच्ड है, देन मॉलिक्यूल इज इन L कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे हम अपने DL नेमिंग सिस्टम को करेंगे, ठीक है ना। ये दूसरा सिस्टम RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा कि RS जो हमारा DL सिस्टम है वो क्या है, उसका एक ड्रॉबैक है कि वो अमीनो एसिड या शुगर या कार्बोहाइड्रेट जैसे ही मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का क्या कर सकता है, नेमिंग कर सकता है। तो वो एक इसकी लिमिटेशन हो गई, ठीक है ना। तो उसको अब हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से कर दिया है, क्योंकि उसका था लिमिटेड एप्लीकेशन था। अभी यहाँ पे हमें ब्रॉड वे में मिल रहा है, तो हम इसको यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, ओके। The RS system is a modern and systematic way of naming chiral molecule based on absolute configuration.
जो हमारा डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर था वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था। क्यों? क्योंकि उसमें हम एक रेफरेंस कंपाउंड के तौर पे सभी कंपाउंड्स को क्या कर रहे थे, जो भी हमारे अमीनो एसिड और शुगर या फिर शुगर केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स थे उनको हम एक ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे रेफरेंस कंपाउंड के तौर पे कर रहे थे, इसलिए उसे हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये किसके अंदर आता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है, और ये एक मॉडर्न एंड सिस्टमैटिक वे है जिससे हम कायरल मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज द एक्चुअल 3D स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप इन कायरल मॉलिक्यूल। देखिए जो भी कायरल मॉलिक्यूल हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल मीन्स स्पेस में उनका अरेंजमेंट कैसे होगा वो करेंगे, ठीक है। दिस कॉन्फ़िगरेशन वॉज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। इसे हम पता है क्या बोलते हैं, CIP सिस्टम। अगर एग्जाम में हमारा आता है कि व्हाट इज CIP सिस्टम, या फिर एक नेम से और पूछा जा सकता है, इसी का एब्रीविएशन करें तो कैन इनगोल्ड और प्रीलॉग सिस्टम। व्हाट इज कैन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम अगर पूछते हैं, ठीक है, तो आपको RS सिस्टम है उसके अंदर एक्सप्लेन करना है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन समझ गए ना क्या होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन 3 साइंटिस्ट के नेम पर दिया गया है, जो है RS कैन, CK इनगोल्ड एंड V प्रीलॉग। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज CIP, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे R का मतलब है, देखिए रेक्टस, रेक्टस का मतलब राइट, S का मतलब सिनिस्टर और सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट। एक चीज से याद कर लीजिए, R से रेक्टस, R से राइट, ठीक है ना। एक याद कर लेंगे, सिनिस्टर वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वो लेफ्ट में है, ये क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की नेमिंग करी, वैसे ही हम समझेंगे कि किसमें हम R कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे और किसमें हम S कॉन्फ़िगरेशन को मानेंगे। इसके भी कुछ रूल्स हैं, देखते हैं आगे। देखिए रूल्स फॉर RS सिस्टम अगर हम देखें तो फर्स्टली आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर। सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि कायरल सेंटर कौन सा है, ठीक है। असाइंड सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एन एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर देन हायर द प्रायोरिटी। देखिए जो भी हमारी प्रायोरिटी है हम उसको इस सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे। हमने ये चीज आपको लिख दी है, ठीक है। तो आप अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो आप उसको लर्न कर लीजिए, अदरवाइज अगर जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा है उसी को हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। अब हमने क्या किया, असाइन सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एन एटॉमिक नंबर। हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस बना लिया प्रायोरिटी ऑर्डर का कि कौन ज्यादा बड़ा है कौन छोटा, ठीक है। उसके बेसिस में हम यहाँ पे उसको अरेंज करेंगे मॉलिक्यूल को। If the atoms attached to chiral carbon atom are same, then give priority according to their next atom group। अब इसमें क्या बोला है कि अगर जो भी हमारा कायरल कार्बन एटम से मान लीजिए जो भी हमारा ग्रुप अटैच्ड है अगर वो सेम है, मान लीजिए अगर एक कायरल कार्बन है, मान लीजिए इसी को हम देखते हैं, ठीक है। ये कायरल कार्बन है जिससे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। अगर इसमें क्या बोला है, मान लीजिए यहाँ पे CHO है, ठीक है, यहाँ COOH है। अब क्या है, प्रायोरिटी हम किसको देंगे ज्यादा यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, तो अब हम सेम ही है, दोनों हमारे क्या है, दोनों की प्रायोरिटी अब हम यहाँ पे सेम देना चाहेंगे क्योंकि दोनों में क्या है, पहला वर्ड हमारा कार्बन दिख रहा है, दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसके बाद का नेक्स्ट एटम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो नेक्स्ट एटम है वो कौन सा है, देखिए H की प्रायोरिटी कम होती है, O की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसकी मीन्स अगर हम कहें तो इसकी प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, हाई रहेगी। क्यों, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट एटम है वो हाई प्रायोरिटी में है, उस बेसिस में हम चेक करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया है कि इफ द एटम्स अटैच्ड टू कायरल कार्बन एटम्स आर सेम देन गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर नेक्स्ट एटम ग्रुप। हम इसी तरह देखते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई भी कायरल कार्बन से एटम अटैच्ड है, अगर वो सेम है, ठीक है, पहला सेम है तो दूसरा देखेंगे, दूसरा भी सेम है तीसरा देखेंगे, तो मीन्स हम लास्ट तक देखते चले जाएंगे, खुद पता चल जाएगा, है ना। एंड देन गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट एटम ग्रुप, और हम नेक्स्ट एटम के बेसिस में उसको प्रायोरिटी देंगे। इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लाइज ऑन वर्टिकल लाइन, ये चीज याद रखिएगा। देखिए इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझना होगा। जो उस कायरल कार्बन में एक लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 अगर कर रहे हैं आप प्रायोरिटी सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड को, तो कोई तो 4th नंबर पे होगा, ठीक है। तो जो 4th नंबर वाला या 5th नंबर वाला मीन्स जो भी हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, अगर वो वर्टिकल लाइन में मिलता है, ठीक है, जो भी लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन में मिलता है, तो अगर उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है, मीन्स 1 2 3 4 जो 1 2 3 4 का ऑर्डर है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वो हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो S कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। मीन्स पहले तो नॉर्मल
क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वर्टिकल लाइन में है तो ये कंडीशन करेंगे। अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। मींस जो क्लॉकवाइज है वो एस कॉन्फ़िगरेशन और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो आर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप सही से बिल्कुल क्लियर वे में समझ जाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, आपने प्रायोरिटी देखी, एक बार प्रायोरिटी वाला ऑर्डर फिर से चेक कर लीजिए कि पहले आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है इसका। अब यहां पे समझिए, ये पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे एक हमने कायरल कार्बन बनाया, फर्स्ट कायरल सेंटर हमने आइडेंटिफाई किया। कायरल सेंटर क्या होता है, ऐसा, ये हमारा यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे। अब ये सेंटर हो गया ऐसा सेंटर जहां से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। यहाँ पे चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, यहाँ भी सेम इसी तरह अटैच्ड हैं। तो फर्स्टली तो हमने कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड उन्होंने क्या बोला था कि प्रायोरिटी ऑर्डर पे मींस सीक्वेंस को अरेंज करिए। हमने क्या किया कि जिनका हाई एटॉमिक नंबर है उसको हम पहले रखेंगे, द हायर द प्रायोरिटी, मींस प्रायोरिटी भी उसकी हाई रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या देखा। पहला, इससे कार्बन से कौन जुड़ा है, अगर हम कुछ इस तरह से जोड़े तो ये O जुड़ा है, मींस O पहले आएगा ना। तो यहाँ पे कायरल मींस कार्बन से O जुड़ा हुआ है पहले, और यहाँ C, यहाँ H। अब हम प्रायोरिटी के बेसिस में देखें तो O हमारा पहले आता है, O हमारा पहले आता है ना। जो कार्बन से अगर डायरेक्टली O अटैच्ड है तो उसको हम पहले लेंगे। हमने ले लिया O को पहले, ठीक है। उसके बेसिस में हमने क्या किया, 1 नंबर इसको ले लिया। सेकंड नंबर में कौन आएगा, कार्बन आ रहा है यहाँ पे, सेकंड नंबर में कार्बन आ रहा है। हमने यहाँ पे कार्बन ले लिया, ये कार्बन वाले का, लेकिन यहाँ भी C अटैच्ड हो रहा है, यहाँ भी C अटैच्ड हो रहा है। अब क्या करें, हमने तीसरा रूल क्या पढ़ा था कि अगर कायरल कार्बन एटम में जो हमारे एटम्स अटैच्ड हैं वो अगर सेम है तो हम नेक्स्ट एटम या नेक्स्ट ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसके प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस में। अब यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ भी H है। अब फिर प्रॉब्लम, अब फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं, यहाँ पे O आ गया और यहाँ पे 2 H है ना, मीन्स H2 है तो 2 H हम मानेंगे यहाँ पे। तो अब बताइए O बड़ा है या H बड़ा है। देखिए यहाँ पे O बड़ा है या H बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है O बड़ा है यहाँ पे, तो हमने सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है आपको। थर्ड प्रायोरिटी में हमने इसको रखा एंड फोर्थ प्रायोरिटी में मींस H हमारा सबसे छोटा है तो हमने फोर्थ प्रायोरिटी उसको दे दी। अब देखिए, अब रूल के अकॉर्डिंग फोर्थ रूल क्या बोल रहा था कि अगर वर्टिकल लाइन में, अब यहाँ पे देखिए लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, 1 2 3 4। ये जो H प्रेजेंट है हमारा, जो यहाँ पे H प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, इस कायरल सेंटर का, इस कायरल कंपाउंड का लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। लेकिन अब बताइए ये वर्टिकल लाइन में है या हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो हमारा जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है तो अब हम देखेंगे इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में। प्रायोरिटी के बेसिस में हम इसको घुमाते हैं तो 1 नंबर से घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, 2 इधर है या इधर है, यहाँ पे 2 है तो मीन्स ऐसे करके ये घूम रहा है। ठीक है, ऐसे करके ये जैसे जैसे आप घड़ी देखते हैं ना, घड़ी में जैसे घूमती है वो घड़ी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है वही हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो ये क्या है, यहाँ पे आया तो ये ऐसे करके घूम के आया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और वर्टिकल लाइन में लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। सेम चीज, ये क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है, देखिए 1 2। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 4 मिल रहा है, तो देखिए 4 को इग्नोर करिए, हमें सिर्फ घूम के किधर जाना है, 2 नंबर पे जाना है। अब हम 2 इधर से तो नहीं जाएंगे क्योंकि 3 है हमारा। ठीक है, 2 इधर से हम पहले ले सकते हैं, तो हम इधर से घूमते हुए गए 2 3 एंड देन 4। तो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इसमें भी वर्टिकल में ही है और हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मीन्स एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये चीज क्लियर हो गई आप सभी को। देखिए फिर इसमें आते हैं हम लोग, अब ये सेकंड वाला है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। अब इसमें भी उसी ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, COOH और CH3। हमने इस वे पे जैसे आपको समझाया इसको अरेंज करिए एटॉमिक नंबर के बेसिस में। अब देखिए यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन में और इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एस कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। सेम इसी वे में यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे भी हमारा लीस्ट जो हमारा प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है, और इसमें जो हमारा डायरेक्शन है वो रोटेट कर रहा है, मींस हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो इस तरह से हम आरएस सिस्टम में जो नेमिंग करेंगे, इन रूल्स के बेसिस पे अगर हम चलेंगे तो बहुत इजीली हम नेमिंग कर सकते हैं, चाहे वो डीएल सिस्टम की हो और चाहे वो आरएस सिस्टम की हो। ये चीज क्लियर हो गई आपको। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसको समझते हैं, इसको इतना इजी वे में हम ऑलरेडी बना रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में, आप इजिली इन चीजों को समझ लें, ठीक है ना। और जितने भी आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ठीक है, बुक्स में या फिर गूगल वगैरह में सर्च करिए, ठीक है, या जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ट्राई करो कि सॉल्व करो, ताकि जितनी प्रैक्टिस हो उतनी ही अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आएगी, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।